नमस्कार। आज हम लोग दूसरे भाग में बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जो जन्म शताब्दी है उस पर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा या बहुमुखी आयाम पर चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले भाग में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में 3 लोकतांत्रिक चुनौतियों की बात की थी, जिसमें से पहली चुनौती पे उन्होंने कहा था कि हमें संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए। इसके साथ ही दूसरा उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र में अंतर की बात की थी। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी व्यक्ति के पीछे अंधभक्त नहीं बनना, हमें अपनी बुद्धि का, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है। और इसी के संदर्भ में एक आयरिश देशभक्त हुआ करते थे डैनियल ओ कॉलिन, और उनकी एक बात को कोट करना चाहूँगा। देखिए, डैनियल ओ कॉलिन ने कहा था कि किसी भी आदमी को अपनी रिस्पेक्ट की कीमत पर कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार किसी स्त्री को अपनी अस्मत की कीमत पर कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार किसी देश को भी अपनी आज़ादी की कीमत पर कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। देखिए, बाबा साहब ने आगे ये चेतावनी दी कि किसी भी देश के मुकाबले भारत में ये बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि भारत की राजनीति में भक्ति और व्यक्ति पूजा किसी भी और देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। देखिए, बाबा साहब का कहना था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का रास्ता हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति और व्यक्ति पूजा पतन और तानाशाही का एक पक्का रास्ता है। आम आदमी की व्यक्ति पूजा को कुछ लोगों ने बढ़ावा भी दिया। देखिए, आपको याद होगा M.F. हुसैन एक बहुत बड़े चित्रकार थे। बाकायदा उन्होंने बहुत सारे चित्र भी बनाए थे और उसमें इंदिरा गांधी की मूर्ति को दुर्गा के रूप पे दिखाया गया था। उसी दौरान असमिया भाषा के प्रतिष्ठित कवि भी हुआ करते थे कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ। उन्होंने भी एक स्लोगन दिया था, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। दूरदर्शन को भी इंदिरा दर्शन उस वक्त कहा जाने लगा था। इंदिरा गांधी और उनके प्रशंसकों का आचरण उस वक्त देखने को मिला। और देखिए, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति में भक्ति व्यक्ति और पूजा पतन और तानाशाही का पक्का रास्ता है। देखिए, इंदिरा गांधी भारत की एक पहली ऐसी नेता थी जिनकी भारतीय राजनीति में व्यक्ति पूजा भी हुई, और उनके बाद कई ऐसे नेता हुए, कई ऐसे प्रशंसक हुए जिन्होंने उनकी बहुत व्यक्ति पूजा की। देखिए, इसके बाद बहुत सारे मृत व्यक्तियों की भी पूजा जारी है, पर विरोधाभास ये है कि आज अम्बेडकर की भी व्यक्ति पूजा का एक संप्रदाय बन गया है। अपनी 55वीं वर्षगांठ पर मद्रास की जय भीम पत्रिका को एक संदेश में बाबा साहब ने कहा था कि देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं वर्षगांठ को मनाना पसंद नहीं करता, और भारत के नेता को पैगंबरों के बराबर सम्मान दिया जाता है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। मैं व्यक्ति पूजा के खिलाफ हूँ, पुनर्जन्म की अवधारणा के विरोध में हूँ, आत्मा की बहुत सारी बातों का विरोध करता हूँ, किसी प्रकार के तंत्र मंत्र और ज्योतिषी का विरोध करता हूँ। और डॉक्टर अंबेडकर ने देखिए बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में कलाम सुत्त का जिक्र करते हुए कहा था, जिसको कि स्वतंत्र चिंतन की प्रथम घोषणा पत्र भी कहा जाता है, जिसमें बुद्ध ने कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, या फिर ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है, या बहुत बड़े लोग ऐसा कहते आ रहे हैं। बुद्ध का कहना था कि हर बात को अपने अनुभव की कसौटी पर कसो, और जब आपको लगे कि आपके लिए और दूसरों के लिए वो व्यवहार कल्याणकारी है, तभी उसे मानो। यदि आज बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हम अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, तो देखिए, उनकी व्यक्ति पूजा से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनकी जीवन शैली को हमें अपने आचार और अपने व्यवहार में उतारना होगा, जिसका आज भी बहुत अभाव दिखाई देता है। भारतीय संविधान सभा में दी गई उनकी 3 चेतावनियों के अलावा भी यदि लोकतंत्र पर उनके समग्र चिंतन पर गौर किया जाए, यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों को देखा जाए, तो वे अपने समय में बहुत सारे अर्थों में अपने समय से बहुत आगे प्रासंगिक दिखाई देते हैं। देखिए, यदि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अर्थशास्त्र में योगदान की बात करूं, तो बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। यही वजह है कि प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी डॉक्टर अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता कहा था। और आर्थिक लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में PhD की उपाधि भी हासिल की थी। और 1916 में जो इनका थीसिस का टाइटल था इकोनॉमिक्स के अंदर, वो नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी था। और अर्थशास्त्र में DSc के लिए 1923 में उन्होंने थीसिस
अपना जो लिखा उसका टाइटल था द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इन्होंने लिखा था। देखिए, ये जो अर्थशास्त्र पे किताबें लिखी गई थी, विशेषकर इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने मुद्रा की समस्या को, उस वक्त तत्कालीन भारत में जो मनी की इशू था, मनी प्रॉब्लम था, मुद्रा की समस्या पर बहुत ही एनालिटिकल डिस्क्राइब किया था। और मौद्रिक नीति के संदर्भ में उन्होंने केन्स जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रियों से भी टक्कर ली थी, जिन्होंने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की बात की थी। और कुछ समय पश्चात जब भारत में रॉयल कमीशन आया था, जिसे कि हिल्टन युवा आयोग के नाम से भी जाना जाता था, इस आयोग के हर सदस्य के पास जब ये भारत आया था, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी की पुस्तक एक रेफरेंस के रूप में मौजूद थी। और भारत की मुद्रा समस्या के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन कमीशन के सामने जो विचार प्रस्तुत किए थे, वे मुद्रा की समस्या के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए थे उस वक्त। और आयोग ने देखिए अपनी रिपोर्ट में 1926 में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की भी बात की थी। देखिए, 2 जुलाई 1942 को वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर को लेबर मेंबर के रूप में, श्रम सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और मालिक मजदूरों के तमाम संघर्षों में बाबा साहब ने मजदूरों का भी साथ दिया। और 7 मई 1943 को एक त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन हुआ था, ट्राइपैट्रिएट लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें स्थायी श्रम समिति की अध्यक्षता बाबा साहब ने की थी और जॉइंट लेबर कमेटी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए इन्होंने पहल की थी। आज जो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोजगार कार्यालय पहले देखने को मिलते थे, आज उसकी जगह दूसरे प्रावधान शुरू कर दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जगह एमसीसी नाम की एक योजना लागू की है और वही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक डेवलप फॉर्म है इंडिया के अंदर। ये बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन था। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भविष्य निधि योजना थी, जो प्रोविडेंट फंड था, वो स्कीम को लागू करवाया बाबा साहब ने। उन्होंने नौकरी पेशा लोगों के लिए काम के घंटों को तय करने की पैरवी की। उनका मानना था कि एक व्यक्ति का काम करने का जो घंटा है वो निश्चित रहना चाहिए। और देखिए, जब आप लोक प्रशासन पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी किसी भी प्रशासन की दक्षता के लिए फिक्स्ड वर्किंग टाइम्स की बात की जाती है। और इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि किसी भी कर्मचारी के काम के घंटे निश्चित होने चाहिए। और अप्रैल 1944 में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संशोधन बिल पेश किया था कि निरंतर काम करने वाले मजदूरों को भी वेतन के साथ अवकाश दिया जाना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों से कहा था कि वे पूंजीपतियों से ये क्वेश्चन पूछें कि उन्होंने मजदूरों के रहन सहन को ऊंचा उठाने में पैसा क्यों नहीं खर्च किया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार देखिए, औद्योगिक शांति स्थापना के लिए एक एग्रीमेंट सिस्टम का होना, श्रम विवाद कानूनों में संशोधन का होना, न्यूनतम वेतन कानूनों को लागू करना बहुत आवश्यक था। और उनका मानना था कि औद्योगिक शांति कानून के आधार पर ही स्थापित हो सकती है और ये आवश्यक नहीं कि ताकत के बल पर ये संभव हो। और इसके लिए उन्होंने त्रिपक्षीय मार्ग का ही वकालत की थी। और उनका कहना था कि शोषण को समाप्त करके, लेबर रिफॉर्म्स करके, सही औद्योगिक संबंधों के जरिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को स्टैब्लिश करके औद्योगिक शांति को स्थापित किया जा सकता है। देखिए, वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर को पब्लिक वर्क, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का मंत्री भी बनाया गया। और इस पद पर रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अगस्त 1945 में बंगाल और बिहार के लिए एक बहुउद्देशीय दामोदर घाटी विकास योजना भी प्रस्तुत की थी, जो कि अमेरिका की टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से बहुत मिलती जुलती थी। और इस योजना के तहत सिंचाई के लिए पानी, जल मार्गों से यातायात को बढ़ावा देना, बिजली के उत्पादन में जल शक्ति का इस्तेमाल करना जैसे बहुत सारे काम किए गए, जिससे देश के लोगों को बहुत करोड़ों का लाभ हुआ था। देखिए, नवंबर 1945 में बाबा साहब ने उड़ीसा में वहाँ की नदियों के विकास के लिए बहुउद्देशीय योजना शुरू की थी, और जो कि इवेंचुअली अंततः हीराकुंड बांध के रूप में हमें देखने को मिली। अभी कुछ वर्ष पहले देखिए, भारत सरकार ने, बहुत थोड़े से वर्ष पहले भारत सरकार ने नदी जोड़ो योजना का भी आरंभ किया था। और यह विचार सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वाटर मैनेजमेंट पे भी दिया था। बहुत सारे लेखों के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वाटर मैनेजमेंट को भी एड्रेस किया है।
और उनका कहना था कि बिजली का उत्पादन और सिंचाई योजनाओं का विकास भारत के औद्योगिकरण के लिए और भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने भारत की खनिज संपदा के विकास के लिए, एक्सप्लोरेशंस के लिए, उत्खनन के लिए बहुत सी योजनाएं भी प्रस्तुत की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी उन्होंने पुनर्गठन किया था। देखिए, अब मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र से बाबा साहब अम्बेडकर ने स्त्रियों के सशक्तिकरण की जो पैरवी की थी, जो बातें की थी, वो भी अपने समय में बहुत प्रासंगिक थी। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का एक वक्तव्य मुझे याद आता है जो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का आंकलन इस बात से करता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। I measure the progress of a community with the degree of a progress women have achieved. उस समाज की महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं, कितनी गरिमामय जीवन दिया गया है, कितनी समानता दी गई है, कितना स्वतंत्रता दिया गया है, उसी बात के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का आंकलन इस बात से करता हूँ कि वहाँ पर या उस देश में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। देखिए, आबादी का आधा हिस्सा आज महिलाएं हैं और उनके सशक्तिकरण की बात उस वक्त करना जब महिलाओं बहुत हाशिए की स्थिति पर थी। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि भारत तभी सशक्त बन सकता है जब यहाँ की महिलाएं सशक्त हो। और 4 अगस्त 1913 को न्यूयॉर्क में अपने एक मित्र को ये पत्र लिख रहे थे और उस पत्र में भी इन्होंने उस सिद्धांत की आलोचना की थी कि मनुष्य को इस संसार में जन्म के आधार पर या पूर्व कर्मों के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी पत्र में लिखा था कि देखिए, ये गलत बात है। जब वो अपने मित्र को संबोधित करते हुए पत्र लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था ये बहुत गलत है कि माता पिता बच्चे को केवल जन्म देते हैं, भविष्य नहीं देते। देखिए, माता पिता अपने बच्चे को जन्म भी देते हैं और उसके भविष्य का निर्माण भी करते हैं और माता पिता अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं। यदि हम लड़कों के साथ लड़कियों की भी शिक्षा की ओर ध्यान दें तो हम शीघ्र प्रगति कर सकते हैं और यदि इसी सिद्धांत पर हम चलने लगेंगे तो बहुत जल्दी शुभ दिन हम देख सकते हैं और आप अपनी पुत्री को शिक्षा देकर इसका लाभदायक परिणाम स्वयं देख सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने भी आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, शिक्षा में उनके प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का आरंभ कर रखा है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि यदि किसी भी देश की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का होता है और इसलिए कोई भी देश केवल तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ की महिलाओं को तरक्की में बराबर का मौका मिले। नागपुर में महिलाओं का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। उसको संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का पैमाना इस बात पर देखता हूँ कि वहाँ पर महिलाओं ने कितनी प्रगति की है और मैं स्त्रियों के उत्थान और मुक्ति का सबसे बड़ा समर्थक हूँ और अपने समुदाय में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए और अन्य समुदायों की स्त्रियों की स्थिति को भी सुधारने के लिए मैंने भरसक कोशिश की है, मैंने बहुत कोशिश की है और मुझे इस पर बहुत गर्व है। अभी कुछ वर्ष पहले देखिए, बहुत सारी घटनाएं देश में होती हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी लागू की है और तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भी आज महिला कर्मचारियों को जो मैटरनिटी लीव दी जाती है, जो फैसिलिटीज दी जाती है, असल में ये सोच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ही थी। 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर को जब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कार्यकारिणी समिति में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में पहली बार प्रसूति अवकाश की, मैटरनिटी लीव की वकालत की थी और वही आगे चलकर संविधान में अनुच्छेद 14 और 15 में ये प्रावधान रखा गया कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस तरह से समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया और इसी कथन के आधार पर हम उनकी एक जो उत्कृष्ट जो महिलाओं के सशक्तिकरण की मानसिकता है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया। और इतना ही नहीं, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में भी हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया था, जिसका उद्देश्य अलग अलग पंथों में बटे हुए समुदायों के लिए एक समान
आचार संहिता, यानी एक समान नागरिक संहिता, एक समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करना था, जिसमें महिलाओं को मैरिज मैटर्स में, विवाह के मामलों में, पैतृक संपत्ति के मामले में, पति से तलाक के संदर्भ में, उत्तराधिकार के संदर्भ में, या फिर बच्चों को गोद लेने के संदर्भ में, गुजारे भत्ते के संदर्भ में समान सामाजिक अधिकारों की डिमांड की गई थी। देखिए, अभी कुछ वर्ष पहले ही भारत सरकार ने समान नागरिक संहिता के संदर्भ में ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित किया है, और ये बाबा साहब के विचारों का ही अनुगमन है कि धीरे धीरे ही सही टुकड़ों में महिलाओं के अधिकारों को बहुत सारे कानूनों के माध्यम से भारत में लागू करने की बात की गई है। और आप सोचिए, उस वक्त जब आज़ादी भारत को मिली थी, उस वक्त बाबा साहब ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितने क्रांतिकारी विचार रखे थे कि उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए और हिंदू कोड बिल हमारी संसद में पास नहीं हो पाया। और देखिए, किसी भी राजनेता द्वारा महिलाओं के हितों के संघर्ष करने का हमें ऐसा अनूठा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अफसोस है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के इन किए गए कार्यों के प्रति आज हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अनभिज्ञ हैं। यदि आज हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जेंडर स्टडीज़ एक स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाता है, जेंडर स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट है, वुमेन स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट है, फेमिनिज्म के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हम लोग पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का जिक्र करते हैं, जिसमें मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट है, J.S. मिल है, शोलमित फायरस्टोन है, शीला रौबाथम है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नारीवादी विशेषज्ञों के नाम हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं भी हमें जो हमारे भारतीय मनीषी रहे हैं, जो भारतीय समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं की उन्नति में, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन सब के योगदान पर कभी भी प्रकाश नहीं डाला गया। देखिए, 1986 में शाहबानो केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की जोरदार ढंग से वकालत की थी, और इसके बाद भारतीय समाज में इसकी बहुत बार मांग उठती रही है समय समय पर। और हाल ही में जो भारत सरकार ने 3 तलाक के संदर्भ में समाज के समक्ष फिर से ये विचाराधीन मामला आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपना निर्णय भी दिया, और उसके पश्चात भारत सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन, इंडियन पैनल कोड में संशोधन करते हुए इस कानून को, इस परिपाटी को, इस प्रथा को लागू करवाया। और जिस प्रकार ये ट्रिपल तलाक की व्यवस्था थी, उसको गैर कानूनी घोषित करने में और समान नागरिक संहिता को लागू करने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। देखिए, इन सभी समकालीन समस्याओं का सॉल्यूशन हमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में स्पष्ट दिखाई देता है। वो और बात है कि हम लोग कभी कभार देखना नहीं चाहते। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शास्त्रों में निहित निर्देशों के अनुसार बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है जो वर्ण व्यवस्था को बनाती है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है। हमें ऐसी किसी भी व्यवस्था का अनुसरण तार्किकता के साथ करना है, मानवता के आधार पर करना है, और मानवीय गरिमा के दृष्टिकोण से हमें उसका अनुपालन करना है। आप देखिए, वृंदावन में आज भी बहुत सारी विधवा महिलाएं हाशिए का जीवन जी रही हैं, जो केवल अपने अंतिम क्षण का इंतज़ार कर रही है। और डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि देखिए, हमारे समाज में बहुत पहले बहुपत्नी प्रथा थी। कभी भी पति अपनी पत्नी का त्याग कर दिया करता था, उस पर हिंसा हुआ करती थी, और बहुत सारे ऐसे कानून नहीं थे जिसके बलबूते पर कोई स्त्री अपने पति से अपने अधिकारों की मांग कर सके। लेकिन आज परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया है, और हिंदू कोड की सबसे बड़ी जो प्रबल विशेषता वो ये थी कि किसी भी 2 हिंदू वर वधुओं का विवाह, चाहे उनका परस्पर वर्ण भेद हो या जाति कुछ भी हो, उसे वैध माना जाता, और उससे उत्पन्न संतान को भी पैतृक संपत्ति में वैध अधिकार, लीगल राइट दिया जाता उस वक्त। इसके पूर्व परस्पर विरोधी वर्णों को, जातियों और उपजातियों में हुए विवाह से उत्पन्न संतान को भी पैतृक संपत्ति में अंश या हिस्सा प्राप्त करने की वैध बात कही गई थी। और देखिए, शताब्दियों से हमारे बहुत सारे रीति रिवाजों में, परंपराओं में, रूढ़ियों में गोद लेने की प्रथा केवल सजातीयता में ही थी, किंतु हिंदू कोड ना केवल हिंदू
बालक और बालिकाओं को गोद लेने का अधिकार दिलवाता था, बल्कि गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति में भी बच्चे को उसका अधिकार दिलाता था। डॉक्टर अंबेडकर की ही ये प्रगतिशील सोच थी कि उस समय सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोगों को ये विचार ठीक नहीं लगा और उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले इस हिंदू कोड बिल को उस वक्त पास ही नहीं होने दिया। और यही वजह थी कि इसके विरोध स्वरूप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तत्कालीन कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक क्रांतिकारी विचार उन्होंने उस वक्त रखा, और जब वो विचार क्रियान्वित नहीं हो पाया, फलीभूत नहीं हो पाया, तो उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र तक दे दिया। ये उच्च राजनैतिक नैतिकता का परिचय है। और देखिए उनका ये भी मानना था कि अब तक जितने भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं उसमें ये सुधार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुधार होता यदि ये पास कर दिया जाता। और डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के नाते इस बिल को पास कराने का भरसक प्रयास भी किया, परंतु उनके प्रयास तत्कालीन समाज की जड़ता के समक्ष हार गए और उस समय के बहुत से लोगों ने उनको गालियां तक दी, जान से मारने तक की धमकी दी। यहाँ तक कि हिंदू कोड बिल के विरोध में उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया गया और अपने राजनीतिक दल के बहकावे में आके बहुत सारे लोगों ने पार्लियामेंट के सामने और बाबा साहब के बंगले के समक्ष भी अपना विरोध दर्ज किया, क्योंकि उनमें उस समय तत्कालीन समय में वो जो सामाजिक जागृति थी वो नहीं थी और वो गुमराह थे। देखिए बाद में 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल को बहुत सारे टुकड़ों के माध्यम से, जैसे हिंदू विवाह कानून के माध्यम से, हिंदू उत्तराधिकार कानून के माध्यम से, हिंदू गोद और गुजारा भत्ता कानून के माध्यम से, बहुत सारे कानूनों के माध्यम से अभी हाल ही में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित किया गया, ट्रिपल तलाक को इलीगल डिक्लेयर किया गया, पैतृक संपत्ति में बेटियों के भी हक की बात की गई। ये सभी विचार बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त भी उठाए थे। देखिए तत्कालीन कानून मंत्री श्री पटास्कर को हिंदू कोड की एक एक धारा को बाबा साहब अंबेडकर ने विस्तार से समझाया था और उसके विरोध में जितनी भी दलीलें थी उसका जवाब भी उनको तैयार कराने में बहुत सहायता दी थी। और बाबा साहब अंबेडकर देश के हर वर्ग के लिए जितना सोचा, शायद मुझे लगता है इतना किसी और नेता ने नहीं सोच पाया होगा। बाबा साहब अंबेडकर देखिए महज एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि वो एक समाज सुधारक भी थे। सच्चे अर्थों में मेरा ऐसा मानना है कि वो गरीबों के हितैषी थे, महिलाओं के विकास की बात करते थे, किसानों के दुखों को उन्होंने पहचाना था और हाशिए पर खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, उत्पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति की वो एक आवाज़ थे। बाबा साहब अंबेडकर एक विचार है, एक जीवन शैली है और इनके दर्द को वो बहुत अच्छे से समझते थे। वो समानता के पक्षधर थे। यही वजह है कि उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया जो हाशिए पे पड़ा था, चाहे वो महिला हो, किसान हो, शोषित वर्ग हो, सबके हितों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। हालांकि सत्ता पे बैठे लोगों ने उनके विचारों की अनदेखी की और उन्हें एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कह के उनका प्रचार किया गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मौलिक लेखों और पुस्तकों को पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए ओरिजिनल राइटिंग्स को पढ़िए। बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उसको भी पढ़िए, लेकिन उसके अतिरिक्त बाबा साहब ने स्वयं जो लिखा है, जो उनके ओरिजिनल राइटिंग्स है, उसको अवश्य पढ़िए। और उसको जानने के बाद आपको ये सच साबित होता दिखाई देगा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक खास वर्ग के हितैषी नहीं थे, बल्कि वो सबके हितैषी थे। बाबा साहब अंबेडकर सबके थे। बाबा साहब अंबेडकर एक राष्ट्र निर्माता थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए बाबा साहब अंबेडकर ने तत्कालीन समाज की बहुत सारी बुराइयों को विरोध किया, उन पर अपना विचार प्रस्तुत किया और जब अंत में उनको दिखाई दिया कि वो इसमें आवश्यक संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दुर्व्यवहार को, उस असमानता को, उस भेदभाव के खिलाफ उसका विरोध करने के लिए उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, क्योंकि बुद्धिज़्म में किसी भी प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण नहीं होता। और बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि बेहतर होगा कि हम इस सामाजिक स्तरीकरण को, जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण है, उस सामाजिक स्तरीकरण को इस तरीके से ना रख के एक इक्वल प्लेइंग फील्ड पर लाएं, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आने का मौका मिले।
देखिए, मैं बस एक बात अंत में कहना चाहूँगा। कबीर की एक बात है, कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अंत में यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक दलित उद्धारक ही नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक बहुत बड़े विद्यार्थी भी थे, वो बहुत बड़े कानून के ज्ञाता भी थे। और उन्होंने समाज के प्रत्येक कमज़ोर व्यक्ति की बातों को उठाया और वो सबसे बड़े मानव अधिकार के प्रवक्ता भी थे। इसीलिए मैं बाबा साहब को मानता हूँ कि वो एक व्यक्ति नहीं अपितु एक विचार थे, एक दर्शन है, एक जीवन शैली है। हम सभी को और स्पेशली विद्यार्थियों को और सभी लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। और जीवन बड़ा तभी हो सकता है जब हमारे बीच भाईचारा हो, सम्मान हो, गरिमा हो और हम सभी लोग मिलकर अपने देश के विकास में अपना बेहतरीन योगदान दें। देखिए, अगर आज भारत को विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें भाईचारे की भावना को बढ़ाना होगा, हमें महिलाओं का सम्मान करना होगा और देश में हम अपना बेहतर योगदान कैसे दे सकते हैं, हमें इस पर विचार करना होगा। देखिए, देश हमें वही देता है जैसे हम हैं, इसलिए हमें देश में अपना बेहतर योगदान देना है। वो हम किस प्रकार से दे सकते हैं, हम वो देश को दें और आने वाली जनरेशन्स को एक बेहतरीन भारत दें, एक नया भारत दें। जय हिंद, धन्यवाद।